मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं खास एपिसोड पिनाका टाइम्स का फेस टू फेस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील रैना, ऑर्थोपेडिक्ट हैं, खास तौर पर बता दें हड्डियों के डॉक्टर हैं और एक नामचीन शहर के अंदर एक अच्छी ख्याति प्राप्त है। मेडिचेक हॉस्पिटल सेक्टर 48 में इनकी विजिट रहती है, इनकी ओपीडी रहती है। इस एपिसोड को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी कंट्रोवर्शियल या कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कैसे हड्डियों को दुरुस्त रखा जाए, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और दीर्घायु हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम की एक परिपाटी है कि हम सबसे पहले उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने का प्रयास करते हैं कि बैकग्राउंड कहाँ रहा, कैसे पढ़ाई करी, कितने भाई बहन थे फैमिली में और आपकी क्या एम्बिशंस थी। सम ब्रीफ। मैं डॉक्टर सुनील रैना और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है एमबीबीएस मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, एमएस किया है आगरा यूनिवर्सिटी से, एसएन मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद एमसीएच मैंने किया है यूएसए से, सेशल यूनिवर्सिटी से। और अपना एमसीएच करने के बाद जहाँ पे मैंने पहले शुरुआत के दिनों में प्रैक्टिस की है बत्रा हॉस्पिटल में किया है, और बत्रा हॉस्पिटल के बाद मैं फरीदाबाद के ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल का हेड रह चुका हूँ, जैसे कि क्यूआरजी, अपना सर्वोदय हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल। मैं ऑलमोस्ट हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रह चुका हूँ। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मरीजों की सेवा करने के लिए अपना एक संस्थान खोला जाए जिसमें हम फ्रीली मरीजों की सेवा कर सकें, और गरीबों का हमारे पर एक संस्था भी है जिसमें हम महीने दर महीने रिकमेंडेशंस के बगैर गरीबों का इलाज करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल कि बैकग्राउंड कहाँ का है, किस स्टेट? जी, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ जे&के से, मैं कश्मीर का हूँ। और मैंने शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल नगरोटा से की है जो कि सेंट्रल स्कूल थे। तो वहीं से फिर मेरा एडमिशन हो गया लखनऊ में, और लखनऊ के बाद आगरा, आगरा के बाद सेशल्स के बाद फिर दिल्ली। और चूँकि दिल्ली में मैंने बाद में प्रैक्टिस शुरू की और फरीदाबाद इसके बहुत निकट था, और मैं रहता भी चामवुड में था क्योंकि चामवुड और बत्रा बिल्कुल आसपास हैं। और वहीं से मुझे क्यूआरजी हॉस्पिटल से कॉल आई थी, और जो कि हेवल्स का हॉस्पिटल था उन दिनों, तो उनको मेरी सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी और फिर मैं वहाँ का हेड रहा था। और उसके बाद मेरी जर्नी फरीदाबाद में ही फिर रही। अगर डॉक्टर सुनील रैना से व्यक्तिगत पूछा जाए कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या एम्बिशंस थी इसके अतिरिक्त? जी, ये मेरी जो एम्बिशंस थी, मेरा ये एम्बिशन था कि मैं अपनी सोसाइटी में कैसे सेवा करूं। अब उस सेवा का भाव क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम था, और धीरे धीरे मेरी रुचि बायोलॉजी में रही और मैं मेडिकल में आ गया। अच्छा, चलते हैं अब आम जन के जो सवालात होते हैं। दरअसल जब कोविड का पैंडेमिक आया तो उसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। अब कोविड के ड्रॉबैक देखे जा रहे हैं। कोविड के ड्रॉबैक से जो कोविड से परेशान हुए, यानी जिनको कोविड हुआ, उनको काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया क्योंकि इनिशियली कोई मेडिसिन थी नहीं। उसके क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं आदमी के ऊपर? जैसे आपने अभी न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी यंग पेशेंट्स जो हार्ट अटैक से मरे हैं, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी उसमें थी। और चूंकि सेलिब्रिटीज़ का पेपर में आता है इसलिए लोगों को पता चल जाता है, लेकिन काफ़ी कॉमन आदमी जो कि बहुत छोटे हैं, और हम अपनी रेगुलर ओपीडीज़ में देखते हैं कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई है, स्टंट लगा है, वो एक कोविड का ही परिणाम है। दूसरा, अगर ऑर्थोपेडिक्स के विषय में मैं देखूं तो काफ़ी स्टेरॉइड देने की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को आर्थराइटिस डेवलप हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों का काफ़ी कमज़ोर हो जाना, और जिसके प्रति तुरंत फ्रैक्चर होना, ये काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं। साथ ही साथ हमने बोन्स की प्रॉब्लम के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी देखी पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। काफ़ी स्किन एलर्जिक्स हो गया, या हमने कुछ ऐसे पेशेंट देखे जिनकी खांसी अभी तक नहीं जा रही है। ये सारे एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह देखा जा रहा है। ये तो कोविड का रिएक्शन हो गया। इससे अब बचाव कैसे करें, क्योंकि ये तो बीमारी है, इससे बचाव देखिए, हर चीज़ का बचाव 4 चीज़ों से होता है। एक तो जो आपका खान पान है वो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल कैल्शियम, विटामिन डी रिच और प्रोटीन रिच, ये सब चीज़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड व्हाट यू आर टेकिंग। नंबर दूसरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। आपको अपने हेल्थ के अनुसार फिज़िकल एक्टिविटी करनी है।
इसका ये मतलब नहीं है कि सब जिम जाएंगे और सब हैवी एक्सरसाइज करेंगे। आपको अपने हेल्थ और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर ध्यान में रखना है। यानी कि तीसरी चीज़ आपको कोई भी एब्यूज़ का पदार्थ नहीं लेना है, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, आदि चीज़ें, नशे वाली चीज़ें, उनको आपने अवॉइड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 50 और 55 के बाद आपको कैसे बैठना है, आपको स्क्वाट नहीं करना है, आपको क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, और अपने हेल्थ के अनुसार आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो रेगुलरली आप अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श करते रहिए। अगर कैल्शियम की बात करें तो बेसिकली जनरली मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि किन किन फूड्स में और किन किन मतलब मील में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा। देखिए, अगर हम दोनों ले लें, कैल्शियम और विटामिन डी आपस में साथ साथ चलते हैं, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना है, लेकिन उसमें से फैट निकाल लीजिए, उसको कीजिएगा। अंजीर लीजिए फ्रूट्स में, सोया लीजिए, और सबसे बेस्ट है कि आपने ग्रीन वेजिटेबल्स, डेली एक बनाना लीजिए, और आयरन के लिए थोड़ा थोड़ा हर खाने के बाद गुड़ लिया करें, जो कि डायबिटिक नहीं है। यदि कोई नॉनवेज खाते हैं तो फिश सबसे बेस्ट, जिसमें फिश में सबसे बेस्ट विटामिन डी है। और नेचुरल उसमें देखें तो सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने आजकल देखा कि हमारे मकान और कमरों के बीच सनलाइट आना बहुत बंद हो गया है, तो ऐसे में सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैटरडे संडे जब भी छुट्टी हो, सवेरे की धूप में ज़रूर 10-15 मिनट बैठें। विटामिन डी और कैल्शियम के जो मेन प्रोडक्ट्स थे वो बताया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब, जैसे आजकल देखा था युवाओं में बहुत जल्दी थकान हो जाती है, वो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। आजकल जैसे एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो जो उनको थकान है उसके बेसिक कारण क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कारण है? अगर तो आप मेरे से पूछेंगे कि जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है 2 चीज़ें स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करने के लिए, एक तो मैं हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताबें पढ़ता था जी, और दूसरी चीज़ योगा इज द बेस्ट, आई नो। तो ये 2 चीज़ें जब आपकी लाइफ में आ जाएंगी, आपका मोटिवेशन भी रहेगा, एनकरेजमेंट भी रहेगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आप पूरी तरह से डिस्ट्रेस रहेंगे। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे हर एक आदमी को, चाहे जॉब का स्ट्रेस, चाहे फैमिली का स्ट्रेस, चाहे बच्चों का स्ट्रेस, लेकिन उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट है जो मेरी जीवन में आया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताबें और योगा। तो यूथ के लिए खास चीज़ बताई है कि आप योगा ज़रूर करें, क्योंकि योगा करने का 2 बेनिफिट स्पेसिफिक हैं। मैं भी योगा करता हूँ, डॉक्टर साहब भी योगा करते हैं। योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपकी बॉडी थकती नहीं है। और यदि आप देखेंगे कि योगा का इतना महत्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा डे घोषित किया है, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हमारी पूरी सोसाइटी स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब का फिजिक देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्लिम, ट्रिम एंड फाइन, और चेहरे का ग्लो। अच्छा, जो स्किन के लिए जो आपने बताया, स्किन का भी आ रहा है इसमें कोविड का जो ड्रॉबैक है। स्किन के लिए तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी सारा विटामिन ई के पदार्थ ले लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, और सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड ले लें, कोई भी अब्यूज़ ना करें, और योगा करें। अल्टीमेटली जब आप योगा करेंगे कि आपके जो खून की नसें हैं वो फ्लो करेंगी, और आपके ग्लो भी रहेगा, स्किन भी अच्छा रहेगा, और सारी बीमारियों से भी आप मुक्त रहेंगे। अच्छा, आप चलते हैं, आप मेडिचेक 48 में रन करते हैं, 46 में, सॉरी, आप 46 में मेडिचेक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर जो फरीदाबाद की कॉमन पब्लिक है, इनको मेजर प्रॉब्लम किन किन चीज़ों में है? आपने हड्डी के बारे में चूँकि मेजर प्रॉब्लम्स, तो मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो मेरे पास जैसे हमने ये देखा कि आज से 5-10 साल पहले और आज की डेट में आज हम रोज़ 1 या 2 नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन में नीज़ काफ़ी जल्दी ख़राब हो रही हैं, और ख़राब होने का कारण न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, कैसे नहीं बैठना है, किस हेल्थ कंडीशंस में क्या नहीं करना है, और चौथी चीज़ आपको अपने जॉइंट्स का कैसे ख्याल रखना है, प्रॉपर अपने डॉक्टर के साथ संपर्क नहीं करना, और विटामिन डी, कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेना, और ऐसे धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस में जाना। हमने इन चीज़ों से देखा कि काफ़ी जल्दी लोगों के नीज काफ़ी डिजेनरेट हो रहे हैं। इससे बचाव का क्या तरीका? इससे बचाव के एक 50, 55, 60 के बाद आप क्रॉस लेग नहीं बैठिए,
आप स्क्वाटिंग नहीं करिए और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने दीजिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करते रहिएगा। और जो मैंने पहली 4 चीज़ बोले, प्रॉपर डाइट, एडुकेट डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी एंड डोंट टेक एनी अब्यूज सब्सटेंस। अच्छा, अगर हम फरीदाबाद की जनता की बात करें तो अमूमन आपने जैसा बताया कि नी रिप्लेसमेंट की ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो इसमें योगा के प्रभावशाली आसन कौन कौन से हैं जो नी को खास तौर पे सेफ रखते हैं? अगर किसी को नी की प्रॉब्लम है तो उसको कोई भी एक्सरसाइज चौकड़ी मार के नहीं करनी है। अपनी टांगे फैलाइए और जो भी टांगे फैला के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो कीजिए। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर हम हड्डियों की बात करें तो आपने बताया कि जैसे कैल्शियम की डाइट्स लेनी है, वो आपने बताया भी किस किस में होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव देखते हैं आप यूथ के अंदर? क्या वो अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है? हम दोनों प्रभाव देखते हैं, अच्छा भी बुरा भी। आपको काफ़ी रिसर्च वर्क, काफ़ी नई चीज़ें सोशल मीडिया से ही पता चलती हैं। क्या करना चाहिए वो भी सोशल मीडिया से पता चलती हैं। अब ये सारा यूथ के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो उसमें अच्छा देखना चाहता है कि बुरा देखना चाहता है। लेकिन आप इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आज के युग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। राइट। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि जो आपका प्रोफेशन है मेडिकल लाइन, इसमें युवाओं को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, शायद कैट कहते हैं उसको, नीट कहते हैं, सॉरी उसे नीट कहते हैं। और एक गिरोह चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, साफ तौर पे कहें उनके विदेशों में लिंक है, ये स्टडी का डाटा है। जो जैसी बच्चे का नीट में रिजल्ट नहीं आता है वो उसको ग्रैब कर लेते हैं कि हम आपको यूक्रेन में पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, चाइना में पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पढ़ने के बाद जब से मोदी जी ने नीट को पूरा स्ट्रीमलाइन किया, एक अच्छे बच्चे को किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई धांधलीबाजी नहीं है, जैसे आपके नंबर आएंगे वैसे ही उस प्रकार से। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा ये कहना है कि उन बच्चों को वो ग्रैब कर ले, बच्चे का सपना होता है मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसे सब विभाग दिखाते हैं कि भाई आपको हम यूक्रेन में पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे, 1 मिनट, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे और वहाँ पर आप फ्री रहेंगे, आपको हॉस्टल की लाइफ मिलेगी, एंजॉय करना। उस चक्कर में लोग जो पैसे की बर्बादी करते हैं, पर जब वहाँ से वापस आते हैं तो शायद इंडिया में भी एक एग्जाम देना पड़ता है। अभी 2000 जिन बच्चों का अगले साल से इंटर्नशिप के बाद एक कंपलसरी एग्ज़ाम देना होगा, जो वो एग्ज़ाम देंगे वही अपने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर सकते। उसका डाटा मेरे पास है। 13% बच्चे चाइना से जो पढ़ के आए थे उनमें से 13% बच्चे पास हुए, यूक्रेन से 9% बच्चे पास हुए। जो बच्चे यूनाइटेड, सिर्फ अमेरिका का एक रेशियो है कि 30%। देखिए, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ पेरेंट्स से भी, सोसाइटी से भी, कि मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा है। तो कृपया अपने बच्चे का कैलिबर समझ लीजिएगा और उसके ही आधार पे उसे आगे बढ़ने दीजिए। इस गिरोह ने इतना ज़्यादा ग्रैब कर रखा है कि पिछले साल अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 स्टूडेंट चाइना गया और उसका 13% रेशो आया। मतलब उसने 20-25 लाख वहाँ खर्च भी कर दिए और यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। देखिए, ये सवाल तो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर आना चाहिए, तो इसका जवाब तो मेरा देना उचित नहीं है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पे, जिसको अपने पे भरोसा है कि मैं मेडिकल स्टडी कर सकता हूँ, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। अब अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, फरीदाबाद हमारा बहुत विकसित और अच्छा शहर है, लेकिन पॉल्यूशन से इन दिनों जूझ रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो पॉल्यूशन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, पॉल्यूशन से होने वाली मैक्सिमम बीमारियां, जैसे स्किन की आपने कहा, रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, मेनली रेस्पिरेटरी एंड स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बाद में दूसरी बीमारियों को भी पैदा करती हैं। लेकिन मेनली रेस्पिरेशन से, जैसे आपने देखा कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, तो ये सब एक पोल्यूशन की वजह से एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसके लिए मुझे लग रहा है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और सरकार अपना काम कर रही है। तो ये थे डॉक्टर सुनील रैना, और साफ तौर पे बताया कि हड्डियों का बचाव कैसे किया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उन्हें मजबूत कैसे किया जाए, और यदि कोई बीमारी हो भी जाती है तो कैसे उसका प्रिकॉशन लिया जाए कि आफ्टर 50 और 60 की एज के बाद। बाकी हमारे जो 46 है, ये मेनली एस्टैब्लिश्ड है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए और IVF के लिए।
ये एक फरीदाबाद का इकलौता सेंटर है जो केवल जॉइंट प्लेसमेंट और आईवीएफ के लिए है। जल्दी ये हम एक्चुअल रोबोट लाने जा रहे हैं। बाकी आपने काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स देखे होंगे कि बट वो एक्चुअल नहीं है, वो सीटी स्कैन बेस्ड रोबोट्स हैं। तो हम एक एक्चुअल एंड रियल रोबोट जस्ट लाने जा रहे हैं ताकि हम अपने फरीदाबाद शहर वासियों को एक अच्छा प्रोसीजर्स दें। तो जैसा बताया कि एक जेन्युइन तो रोबोट ही होता है। खैर मतलब वो रोबोट जो एक्चुअल रोबोट है, सिटी स्कैन बेस्ड नहीं है, वो भी आने जा रहा है। और मैं सभी दर्शकों से ज़रूर कहूँगा कि अपने जो डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर जो भी है, उनसे परामर्श ज़रूर लें, हेल्दी फूड लें जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हमें योगा अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। क्योंकि मैंने एक अच्छे आदमी का कोट देखा था, उन्होंने जब पूछा गया आप एनर्जेटिक कैसे, तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देता हूँ सुबह, और शाम का फूड अवॉइड करिए कम ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा हेल्दी फूड लीजिए। तो डॉक्टर रैना ने जो कुछ भी आपको बताया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए लाभप्रद है। तो मैं सूरज भान अगले हफ्ते फिर मिलूँगा ऐसी किसी खास शख्सियत के साथ। बने रहें हमारे साथ, और मेरा अनुरोध है ज़रूर शेयर करें इस खबर को, क्योंकि ये आपके हेल्थ बेस्ड न्यूज़ है। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।